स्वागत है आपका हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस के रिवीजन लेक्चर में। तो आज हम बहुत ही जल्दी इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमारी बॉडी पूरी किससे बनी हुई है? सेल्स से बनी हुई है। और सेल्स के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। अब अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स किसके बने हुए होते हैं? डीएनए के। और डीएनए क्या करता है? डीएनए जेनेटिक कैरेक्टर्स को कैरी करता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये धागा है, ये धागा बहुत लंबा है। अगर मैं इस धागे को लपेट दूं तो ये एक बंडल बना रहा है, एक बंडल बना रहा है, यानी कि बहुत सारे धागे को लपेट करके एक बंडल बनाया गया है। सिमिलरली बहुत लंबे डीएनए को आपस में लपेट करके क्या बनाया जाता है? एक क्रोमोसोम बनाया जाता है, यानी कि कॉइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम। ठीक है। और डीएनए क्या करता है? जेनेटिक कैरेक्टर्स को एक पेरेंट से बच्चों के अंदर कैरी करके ले जाता है। ठीक है। अब क्या देखते हैं, बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर दो तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती है। पूरी बॉडी के सेल्स अलग और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो अलग। जो पूरी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट है उनको बोला जाता है सोमैटिक सेल्स, और जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में सेल प्रेजेंट होते हैं उनको बोला जाता है जर्म सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स या फिर गैमीट सेल्स। ठीक है। सोमैटिक सेल्स क्या है? ऑल ओवर द बॉडी है, ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होती है। सोमैटिक सेल्स जो होती हैं उनके अंदर 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यानी कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। लेकिन जो जर्म सेल्स होती हैं उनके अंदर 46 के आधे यानी कि 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। सोमैटिक सेल्स डिप्लॉयड होती हैं, यानी कि उनके अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। और जो हमारी जर्म सेल्स होती हैं वो हैप्लॉइड होती हैं, क्योंकि अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, या फिर 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, या फिर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। अब ये जो सोमैटिक सेल्स होती हैं ये किससे बनती है? ये बनती है माइटोसिस के थ्रू। और जो हमारी जर्म सेल्स होती हैं वो बनती है मियोसिस के थ्रू। तो ये माइटोसिस मियोसिस क्या है ये यहाँ देखते हैं। देखिए, हमारी बॉडी में सेल्स डिवाइड करती हैं, एक सेल डिवाइड करके नई सेल को बनाती है, तो उसको बोला जाता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन दो तरीके का होता है, पहला होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। जो पूरी बॉडी के सेल्स के अंदर, नॉर्मल सेल्स के अंदर हो रहा है उसको बोला जाता है माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है? एक डिप्लॉयड सेल आती है जिसके अंदर पूरे नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है, वो डिवाइड करती है दो सेल्स में, और दो सेल्स बिल्कुल अपने जैसी बनाती है, यानी कि 2n नंबर वाली ही बनाती है, यानी कि डिप्लॉयड सेल्स ही बनाती है। तो माइटोसिस में दो सेल्स बनती हैं और दोनों कैसी होती हैं? डिप्लॉयड होती है, यानी कि पूरे नंबर ऑफ क्रोमोसोम उनके अंदर होते हैं। अब ये, और अगर हम मियोसिस देखें, मियोसिस क्या होता है? मियोसिस होता है हमारे सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर। रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर क्या होता है? एक सेल आती है, उसको दो में डिवाइड करा जाता है पहले, फिर बाकी वो जो दो होती है वो भी फर्दर दो में डिवाइड हो जाती है, यानी कि टोटल 4 सेल्स बनती हैं। आपने देखा कि यहाँ पे डिप्लॉयड सेल है, यानी कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, लेकिन जो 4 सेल्स बनती है उसके अंदर सिर्फ n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह जाता है। यानी कि ये कैसे बनाई? मियोसिस 4 सेल्स बना रही है और चारों की चारों कैसी हैं? हैप्लॉइड सेल्स हैं। अब माइटोसिस क्यों होता है? माइटोसिस पूरी बॉडी में सिर्फ रिपेयर के लिए किया जाता है या फिर ग्रोथ के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल, मेरी स्किन कट हो गई तो वहां से मुझे स्किन को रिपेयर करना है, नई सेल्स लानी है, तो उसके लिए वहां पे माइटोसिस परफॉर्म किया जाएगा मेरी स्किन के सेल्स के अंदर। और जो मियोसिस है, मियोसिस परफॉर्म किया जाता है रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर, यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स, गैमीट सेल्स बनाने के लिए जो सेल डिवीजन होता है वो होता है मियोसिस। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो इसका सिंपल सा आंसर है टू मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस इन द इकोसिस्टम, यानी कि उनकी एग्जिस्टेंस बनी रहे इस एनवायरनमेंट में, इसलिए रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि नई नई जनरेशन आ सके। उसके बाद देखते हैं, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स। क्या हम अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी दिखते हैं? तो नहीं, हम अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं लेकिन बिल्कुल उनके जैसे नहीं होते हैं, बिल्कुल कार्बन कॉपी नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जब सेल्स डिवाइड करती हैं तो सेल्स डिवाइड करने के टाइम पे अपनी हर चीज को कॉपी करती हैं, जैसे कि डीएनए दो हो जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया दो हो जाएंगे, न्यूक्लियस दो हो जाएंगे, क्योंकि दो सेल्स में डिवाइड होने हैं। तो जब डीएनए की कॉपी होती है तो वो कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होती, यानी कि सेम कॉपी कभी भी नहीं बनती डीएनए की, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है। और क्या होता है, डीएनए कॉपी जो है वो सिमिलर तो बनती है पर आइडेंटिकल नहीं बनती, यानी कि बिल्कुल कार्बन कॉपी नहीं होती, बस उनके जैसी होती है, थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है। अब क्या होता है, अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? ये जो डीएनए की वजह से चेंज आया, जब ये चेंज बहुत ज्यादा हो जाता है इसी को हम वेरिएशन कहते हैं। अब वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है? वेरिएशन से नए नए फीचर्स ऐड होते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जैसे कि हम पहले आदि मानव थे, हमारे अंदर वेरिएशन आया तो हमारी कमर सीधी हो गई, हमारे हाथों पैरों पे से बाल हट गए, ये सब हमारे अंदर वेरिएशन की वजह से चेंजेस आए, नए फीचर्स आए। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक जगह पानी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब पानी का टेम्परेचर बढ़ गया तो उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते होंगे वो मर जाएंगे, लेकिन उसमें से कुछ सर्वाइव कर गए, सारे नहीं मरे, कुछ सर्वाइव कर गए। कुछ क्यों सर्वाइव कर गए? क्योंकि उनके अंदर वेरिएशन की वजह से क्या हो गया था, हीट रेजिस्टेंस जीन उनके अंदर आ गया था। तो वेरिएशन ने क्या करा, उनकी एग्जिस्टेंस को मेंटेन करा या फिर उनकी
अब पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, जो कि दो तरीके का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, केवल एक ऑर्गेनिज्म खुद को डिवाइड करके बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बना सकता है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें गैमेट्स बनते हैं, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स नहीं बनते हैं, यानी कि जर्म सेल्स नहीं बनती हैं। वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन जो आता है, यानी कि चेंजेस जो आते हैं वो ज्यादा जल्दी आ जाते हैं, बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये वेरिएशन बहुत ही धीरे धीरे आता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व है, वहीं यहाँ पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, दोनों के कैरेक्टर्स मिल जाते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स देखना स्टार्ट करते हैं, 6 पढ़ने हमें। उसमें से पहला है फिजन। फिजन क्या होता है? फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना या फिर टूटना। ये देखा जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फिजन के थ्रू खुद को ब्रेक डाउन कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। इसके में दो टाइप्स होता है, पहला होता है बाइनरी फिजन जो कि करते हैं अमीबा और लिशमानिया, और दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। अब देखिए, बाइनरी फिजन का मतलब बाई मतलब दो और फिजन का मतलब टूटना, यानी कि जब एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दो डॉटर सेल्स में या फिर दो ऑर्गेनिज्म में टूट जाए तो वो होगा बाइनरी फिजन। जैसे कि अमीबा होता है, अमीबा क्या करता है? अमीबा खुद के न्यूक्लियस को डिवाइड करता है, सेल अपरेटस को डिवाइड करता है, और क्या करता है? दो सेल्स में, दो डॉटर अमीबा सेल्स में टूट जाता है। ये हो गया अमीबा। इसी तरीके से आप लिशमानिया देखते हैं, लिशमानिया भी एक ऑर्गेनिज्म होता है जो काला अजार नाम के बुखार यानी कि बीमारी करता है, काला अजार। अब ये क्या करता है? ये खुद को डिवाइड करना स्टार्ट करता है, यहाँ से बीच में से डिवाइड होता है और दो नए लिशमानिया बनाया था, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म दो में टूटा है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अमीबा जो होता है वो किसी भी प्लेन से डिवाइड कर सकता है, क्योंकि उसकी कोई शेप नहीं होती। लेकिन जो लिशमानिया होता है उसका प्लेन फिक्स है, यानी कि वो लॉन्गिट्यूडनली इसी प्लेन से हमेशा डिवाइड करेगा। ठीक है, फिर आता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन क्या होता है? यानी कि जब एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में टूट जाए, जब एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में टूट जाए उसको कहते हैं मल्टीपल फिजन। जैसे कि प्लाज्मोडियम में देखा जाता है। प्लाज्मोडियम क्या है? ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो आपके अंदर मलेरिया करता है। अब ये क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, उसके बाद क्या करता है? हमारे लीवर के अंदर जाता है, लीवर पर अटैक करता है। तो फिर क्या करता है? लीवर के अंदर जाकर के सबसे पहले अपने बहुत सारे न्यूक्लियस बनाता है। जब इसके बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं तो उनके आसपास साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन आ जाती है, जिसको बोला जाता है सिस्ट। यानी कि एक बड़ी सेल है, उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स भर गई हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस और उनके साथ में साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन बन गई हैं। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है सिस्ट। अब ये सिस्ट क्या करता है? ये सिस्ट फट जाता है, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है, और सिस्ट में से सारी सेल्स बाहर आ जाती है, यानी कि बहुत सारे प्लाज्मोडियम बाहर आ जाते हैं। यानी कि एक प्लाज्मोडियम ने डिवाइड कर करके बहुत सारे प्लाज्मोडियम बनाती है। अब देखेंगे बडिंग को और फ्रेगमेंटेशन को। देखिए, बडिंग देखी जाती है हाइड्रा में और ईस्ट के अंदर। बडिंग कैसे होती है? बॉडी ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में क्या होगा? किसी एक पॉइंट पर रैपिड सेल डिवीजन होने लगेगा, यानी कि बहुत तेज तेज सेल डिवाइड करने लगेंगी, जिसकी वजह से वहां से एक आउटग्रोथ निकल आएगी, जिसको कहेंगे बड। बड इज एन आउटग्रोथ ऑफ बॉडी। अब ये बड क्या करेगी? धीरे धीरे इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर ग्रो करना स्टार्ट करेगी और इसके जैसी शेप ले लेगी, और जब ये काफी बड़ी हो जाएगी तो यहाँ से हट जाएगी, यहाँ से, और ये अलग ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, ये वाला अलग ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म बड के थ्रू दो ऑर्गेनिज्म में टूट गया। इसी तरीके से ईस्ट में भी देखा जाता है। ईस्ट में क्या होता है? एक जगह से बड बननी स्टार्ट होती है और वो बाद में अलग हो जाती है। ठीक है, ये हो गया बडिंग। इसके बाद आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में फ्रेगमेंट वर्ड का मतलब होता है ब्रोकन पार्ट, यानी कि टूटा हुआ टुकड़ा। अब फ्रेगमेंटेशन किसके अंदर देखा जाता है? ये ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखा जाता है जिनके अंदर सेल्स जो होती है ना, सिर्फ ऐसे लूजली अरेंज होती है, यानी कि टिश्यूज वगैरह नहीं होते, ना ही ऑर्गन्स होते हैं, सिर्फ सेल्स रखी हुई है, उनमें कोई भी आपस में रिलेशन कनेक्शन कुछ नहीं होता। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? जैसे कि स्पाइरोगाइरा लीजिए, स्पाइरोगाइरा की अलग अलग सेल्स होती हैं, तो ये सेल्स क्या है? सिर्फ आपस में अरेंज है, इनके टिश्यूज नहीं बने हुए, यानी कि इनमें कोई रिलेशन नहीं है। तो स्पाइरोगाइरा क्या करता है? खुद को बीच में से तोड़ लेता है, और जब बीच में से तोड़ लेता है तो ये एक पार्ट अलग हो गया, ये एक पार्ट अलग हो गया। क्योंकि ये अलग अलग सेल्स थी, इनमें कोई रिलेशन नहीं था, इसलिए ये अलग अलग सेल्स अलग अलग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करने लगती है। यानी कि एक स्पाइरोगाइरा दो में टूट गया और दो अलग अलग पार्ट्स को क्या बोला गया? फ्रेगमेंट। ये एक अलग फ्रेगमेंट, ये एक अलग फ्रेगमेंट, और दोनों फ्रेगमेंट एक नए स्पाइरोगाइरा को जन्म दे रहे हैं। फोर्थ टाइप है इसमें रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है? रीजनरेशन पावर होती है और रीजनरेशन रिप्रोडक्शन होता है। कैसे? अगर छिपकली की पूंछ कहीं कट जाए तो छिपकली की नई पूंछ उग जाती है, तो क्या है? उसकी छिपकली ने पूंछ का क्या कर लिया? पूंछ का रीजनरेशन कर लिया। इसी तरीके से कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? सिर्फ पावर नहीं दिखाते, यानी कि सिर्फ ऑर्गन नहीं ग्रो करते, पूरे की पूरी बॉडी को ही ग्रो कर लेते हैं। जैसे कि प्लेनेरिया और हाइड्रा। प्लेनेरिया क्या करता है? अगर ये एक प्लेनेरिया है और इसको मैं 3 पार्ट्स में काट दूं, ये 3 पार्ट्स है, तो हर एक पार्ट में से एक नया प्लेनेरिया उग जाएगा, इसको बोलते हैं
है रीजनरेशन, रिप्रोडक्शन। इसी तरीके से हाइड्रा होता है ना, हाइड्रा को अगर मैं 6 पार्ट्स में भी काट दूं तो हर एक 6 पार्ट्स में से हर पार्ट खुद को एक नए हाइड्रा में जनरेट करने की पावर रखता है, इसको बोलते हैं रीजनरेशन पावर। अब आगे देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या है? देखिए स्पोर फॉर्मेशन देखा जाता है फंगाई के अंदर और बैक्टीरियाज के अंदर। इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है ब्रेड मोल्ड का, जो कि होती है राइजोपस, उसका ब्रेड मोल्ड का ही नाम होता है राइजोपस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, अगर मैं माइक्रोस्कोप के नीचे देखूं ब्रेड को, ठीक है, तो ब्रेड में क्या, ब्रेड मोल्ड के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके ऊपर देख रहे हैं गोल 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 आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये होता है स्पोरेंजियम। अब स्पोरेंजियम को मैंने बड़ा कर दिया तो स्पोरेंजियम के अंदर क्या दिखता है, स्पोरेंजियम एक बैग जैसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मुझे छोटे छोटे यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर दिखता है, एक सेल के स्ट्रक्चर दिखता है, एक 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 बहुत सारे, जिनको बोला जाता है स्पोर्स। ये स्पोर्स क्या होते हैं, ये जो स्पोरेंजियम है ना, एक बैग है जिसके अंदर स्पोर्स है। जैसे स्पोरेंजियम फटता है सारे स्पोर्स पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं, और जैसे ही इन्हें कहीं भी मॉइस्ट कंडीशन मिलती है ना, अच्छी खासी अपने ग्रो करने के लिए कंडीशन, वहीं पर नई ब्रेड मोल्ड को ग्रो कर देते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन करवा देते हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, ब्रेड मोल्ड जैसे देखिए आपने, तो इसमें जो स्पोरेंजियम होता है इसके अंदर स्पोर्स भरे हुए होते हैं, जो कहीं भी जाने के बाद नई ब्रेड मोल्ड को उगा सकते हैं। नेक्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो कि पाया जाता है प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू, यानी कि रूट्स के थ्रू, स्टेम्स के थ्रू, लीव्स के थ्रू नए प्लांट को उगाया जाता है, यानी कि सीड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब जैसे कि इसमें आता है कटिंग। कटिंग में क्या करते हैं, रोज होता है, रोज को क्या करते हैं, स्टेम कट करके नए प्लांट की तरह उगा दिया जाता है, और उसी स्टेम में से नया रोज प्लांट उग जाता है। सिमिलरली शुगर केन को भी कटिंग के थ्रू उगाया जा सकता है। लेयरिंग क्या होती है, लेयरिंग से उगाया जाता है जैस्मिन को और ग्रेप की वाइन को, यानी कि अंगूर की बेल को। क्या करते हैं, जो स्टेम होती है ना बहुत लंबी, उसे खींच करके मिट्टी के अंदर दबा देते हैं और में इसका कनेक्शन कट कर देते हैं, जिसकी वजह से एक ही प्लांट से दो नए प्लांट उग जाते हैं। और ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ग्राफ्टिंग में दो पेड़ों को आपस में कट करके फिट कर दिया जाता है और उसके साइड में लेयरिंग कर दी जाती है, बहुत सारी पॉलीथीन से फिट कर दिया जाता है, तो नया प्लांट एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, दो अलग अलग स्टेम्स मिक्स हो जाती हैं। सिमिलरली आप देखते हैं पोटैटो, देखते हैं पोटैटो में क्या होता है, व्हाइट कलर की कुछ बर्ड्स निकलने लगती हैं। उन बर्ड्स को अगर पोटैटो के साथ काट के मिट्टी में डाल दें तो नया प्लांट उग सकता है पोटैटो का। सिमिलरली जो ब्रायोफिलम होता है, ब्रायोफिलम में लीव्स के थ्रू होता है रिप्रोडक्शन। कैसे, एक लीफ के ऊपर बहुत सारी छोटी छोटी लीव्स आकर के आ जाती हैं, और ये लीव्स बाद में झड़ जाती हैं, और जहां पे ये छोटी छोटी लीव्स जाकर के गिरेंगी वहीं पे नया ब्रायोफिलम का प्लांट उगाएंगी। सिमिलरली इसके बाद देखते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है, जब किसी प्लांट के छोटी सी सेल से या फिर टिश्यू से पूरा प्लांट बना दिया जाए, उसे कहते हैं टिश्यू कल्चर। इसमें क्या होता है, एक सॉल्यूशन में क्या किया जाता है, सेल्स ली जाती हैं, सेल्स को रखा जाता है और उनको अच्छे खासे न्यूट्रिशन और उसके हार्मोन्स जो होते हैं सॉल्यूशन में डाल दिए जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं, सेल्स धीरे धीरे डिवाइड करती हैं, बहुत सारी हो जाती हैं, गुच्छा सा बना लेती हैं, जिसको बोला जाता है कैलस। अब ये जो कैलस होता है फर्दर इसे और न्यूट्रिशन दे करके इसे ग्रो कराया जाता है, और ये छोटे छोटे प्लांटलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि छोटी छोटी पत्तियों वाले रूट्स के साथ क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, प्लांटलेट्स बन जाती है। अब इन प्लांटलेट्स को हम क्या कर सकते हैं, नर्सरी में उगा सकते हैं। अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए फ्लावरिंग प्लांट का ये मैं क्या कह सकती हूँ, फ्लावरिंग प्लांट को मैं कहती हूँ एंजियोस्पर्म या फिर एंजियोस्पर्म प्लांट्स। अब इसके अंदर मैं फ्लावर देखूं तो फ्लावर एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, यानी कि इसके अंदर ही रिप्रोडक्शन के सारे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं फ्लावर के अंदर। अब इसमें क्या होता है, फ्लावर्स के जो ये वाला पार्ट दिख रहा है नीचे वाला, इनको बोला जाता है सेपल्स, और इन्हीं के ग्रुप को बोला जाता है कैलिक्स। ये जो पत्तियां देख रहे हैं इनको बोला जाता है पेटल्स, या फिर इन्हीं के ग्रुप को बोला जाता है कोरोला। अब इसके बाद ये तो ऐसे सारी पार्ट्स होते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के काम होते हैं, सेपल्स भी और पेटल्स भी। मेन जो पार्ट होता है वो होता है फीमेल पार्ट और एक मेल पार्ट। फीमेल पार्ट होता है ये मोटा वाला, जिसको बोला जाता है पिस्टिल, गाइनोशियम या फिर कार्पल, और मेल पार्ट होता है स्टेमन या फिर एंड्रोशियम। तीनों एक के नाम है और ये दोनों भी एक ही के नाम है। तो फीमेल पार्ट में अगर हम देखें तो इसमें होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, और इसमें होता है एंथर और फिलामेंट। एंथर क्या करता है, एंथर बनाते हैं अपने अंदर पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या होता है, पॉलन ग्रेन ऐसा पैक होता है जिसके अंदर मेल गैमीट होता है, पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट होता है। अब इस पॉलन ग्रेन को कहा जाना है, उड़ करके इसके पास जाना होता है। पॉलन ग्रेन क्या करता है, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करता है, और स्टिग्मा पे लैंड करने के बाद ये अपने अंदर से एक ट्यूब जैसी निकालता है, और किसके पास तक पहुंच जाता है, ओव्यूल तक पहुंच जाता है। ये जो इसने ट्यूब निकाली इसको बोला जाता है पॉलन ट्यूब। अब क्या करता है, इसमें से मेल गैमीट तैरता हुआ, इसमें से मेल गैमीट इसमें से पास होता हुआ कहां तक जाता है, ओव्यूल तक, और ओव्यूल में बैठी है एग सेल। एग सेल क्या करती है, एग सेल है फीमेल गैमीट, और क्या है इसके अंदर पॉलन ग्रेन के अंदर था मेल गैमीट। तो पॉलन ट्यूब के थ्रू दोनों क्या करते हैं, फ्यूज कर जाते हैं, और यहाँ पर बन जाता है हमारा जायगोट, यानी कि पॉलन ग्रेन एंथर में से स्टिग्मा पे जाएगा, स्टिग्मा पे लैंड करने के बाद स्टाइल के थ्रू जाएगा और किससे फ्यूज करेगा,
ओव्यूल के अंदर रखी हुई एग सेल से फ्यूज करेगा। बाहर वाला पार्ट है ओवरी। देखिए फ्लावर दो तरीके के हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो सकते हैं और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हो सकते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं? ऐसे फ्लावर जिनके अंदर मेल और फीमेल अलग अलग फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मेल अलग फ्लावर में होगा कहीं और फीमेल अलग में होगी, ऐसे को बोला जाता है यूनिसेक्सुअल, यानी कि एक फ्लावर के अंदर एक ही पार्ट होगा। ऐसे बाइसेक्सुअल जो फ्लावर्स होते हैं, बाइसेक्सुअल ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक ही फ्लावर में दोनों प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हिबिस्कस होता है, उसके अंदर स्टेमन भी होता है और हमारा पिस्टिल भी होता है, यानी कि मेल पार्ट फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में होगा। तो यूनिसेक्सुअल के एग्जांपल है पपाया और वाटरमेलन, और जो बाइसेक्सुअल है उसका एग्जांपल है हिबिस्कस और मस्टर्ड। अब इसके बाद देखते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है? हमारा एंथर क्या बनाता है? पॉलन ग्रेन। उससे कहां जाना है? पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचना है, यानी कि फीमेल पार्ट तक पहुंचना है। तो वो वहां तक पहुंचेगा कैसे? उस प्रोसेस को बोला जाता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक पहुंचना। इसमें होता है क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। जब एंथर में से जो पॉलन ग्रेन है वो एक फ्लावर से दूसरे में उड़ करके जाएगा तो उसे कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, और अगर अपने में ही जाएगा तो उसे कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अपने ही फ्लावर में अगर चेंज हो रहा है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन। अब इसके बाद देखते हैं, एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद क्या होता है? तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं, जैसे ये मेल पार्ट पूरा हट जाता है, फीमेल पार्ट का जो स्टिग्मा होता है और जो स्टाइल होता है, ये सब हट जाता है। बाद में बचता है सिर्फ और सिर्फ ये तीन पार्ट, ओवरी, ओव्यूल और ओव्यूल की लाइनिंग्स। तो ओवरी क्या करती है? ओवरी बाद में सीड फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। जो ओव्यूल होती है वो कन्वर्ट होती है सीड में, और ओव्यूल की जो लाइनिंग्स होती है वो हो जाती है सीड कोट में कन्वर्ट। यानी कि अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट कौन से हैं? देखिए पहला है टेस्टिस, फिर है वासा डिफरेंस, फिर यूरिनरी ब्लैडर और फिर है कॉमन डक्ट। तो इसमें क्या होता है? हमारा जो टेस्टिस होता है वो प्रोडक्शन करता है स्पर्म्स का, यानी कि मेल गैमीट का। अब स्पर्म्स टेस्टिस से बनकर के कहा जाता है वासा डिफरेंस के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से होते हुए जाते हैं। वासा डिफरेंस क्या है? एक ट्यूब है जो कि टेस्टिस से किसको लेकर के जाएगी? स्पर्म्स को कैरी करेगी। फिर ये जो वासा डिफरेंस होती है ये यहाँ पर एक डक्ट से कनेक्ट होती है। ये डक्ट क्या है? ये डक्ट एक्चुअल में यूरिनरी ब्लैडर से आने वाला यूरिथ्रा है, यानी कि यूरिथ्रा और जो हमारे वासा डिफरेंस है वो एक जगह पर आकर के कनेक्ट हो जाते हैं, जिसको बोला जाता है कॉमन डक्ट। कॉमन डक्ट का मतलब क्या है? कॉमन डक्ट का मतलब ये है कि जो हमारा जो मेल पेनिस है, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसमें क्या है? जो यूरिन का पैसेज है और जो स्पर्म्स का पैसेज है वो दोनों एक ही है, वो कॉमन डक्ट है। ठीक है, इसके बाद क्या देखते हैं? इसके बाद देखते हैं पेनिस। पेनिस क्या है? एक आउटर ऑर्गन है जो क्या करता है? कॉपुलेशन के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब इसमें क्या देखते हैं कि जो हमारे टेस्टिस होते हैं ना, टेस्टिस किसके अंदर प्रेजेंट है? टेस्टिस प्रेजेंट है एक सैक के अंदर, यानी कि एक बैग के अंदर। ये बैग क्या होता है? ये बैग होता है बॉडी से बाहर की साइड। क्यों होता है? क्योंकि ये जो टेस्टिस है ये क्या है? स्क्रॉटम में क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि टेस्टिस में हो रहा है स्पर्म्स का प्रोडक्शन, लेकिन स्पर्म्स के प्रोडक्शन के लिए हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है, यानी कि कम टेम्परेचर चाहिए होता है। इसलिए क्या होता है? स्क्रॉटम बाहर की साइड होता है ताकि वो एनवायरनमेंट से अपने टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं और स्पर्म्स का प्रोडक्शन करा सके। उसके बाद हम क्या देखते हैं? इसके बीच में हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बीच में ही कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? ये खास तरीके का फ्लूइड हमारे स्पर्म्स के अंदर डालते हैं। क्यों डालते हैं? ये क्या करते हैं? ये फ्लूइड स्पर्म के साथ क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि फ्लूइड क्या करता है? फ्लूइड एक खास तरीके का न्यूट्रिशन, जो भी स्पर्म्स को न्यूट्रिशन चाहिए वो ये फ्लूइड देता है, और क्या करता है? साथ के साथ ये लुब्रिकेशन भी उसको प्रोवाइड करता है, यानी कि स्पर्म्स को चिकना बनाने का काम करता है ये फ्लूइड। इसको कलेक्टिवली बोला जाता है सीमेन। अब पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा ये है। इसमें क्या है? ओवरी है, ओविडक्ट है, यूट्रस है, सर्विक्स और वजाना, ये 5 चीजें हैं। अब इसमें क्या होता है? यो ओवरी जो होती है वो 2 नंबर में होती है, इधर होती है और इधर होती है। ओवरी क्या करती है? हर महीने क्या करती है? एक एग सेल निकालती है अपने अंदर से। ये एग सेल क्या करती है? ये एग सेल जाती है ओविडक्ट के थ्रू। ओविडक्ट क्या है? पैसेज है इस एग सेल के लिए, ये ओवरी निकालती है, ओविडक्ट कैच कर लेती है। ओविडक्ट के थ्रू फिर हमारा जो एग सेल होती है वो यहाँ पर आती है, ओविडक्ट के पास तक हमारी एग सेल आती है। फिर क्या होता है? हमारा जो स्पर्म होता है, स्पर्म कहाँ से आता है? स्पर्म आता है वेजाइना से। स्पर्म आता है वेजाइना से। जब वेजाइना के थ्रू स्पर्म आता है तो कहाँ तक जाता है? सर्विक्स के थ्रू जाते हुए यूट्रस के अंदर जाता है, यूट्रस से फिर कहाँ जाता है? फिर जाता है ओविडक्ट के अंदर। ओविडक्ट के अंदर इस पार्ट में जाकर के क्या करता है? स्पर्म फ्यूज कर जाता है ओवा से, और ओवा के बाद फ्यूज करने के बाद यहीं पर बनाता है वो जाइगोट। अब ये जाइगोट क्या करता है? ये जाइगोट जाता है हमारी यूट्रस के अंदर वापस से, यूट्रस के अंदर जाएगा और कहीं पर भी
जाकर के प्लांट हो जाएगा। प्लांट होने के बाद क्या करेगा, ये यहीं पर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, यहीं पर ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा और यहीं पर नए बेबी का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि ओवरी क्या कर रही है, ओवरी हर महीने एक एग सेल को निकालती है, एक एग सेल को निकालती है, वो ओविडक्ट के थ्रू जाती है, यहाँ पर स्पर्म का वेट करती है, स्पर्म आता है, फ्यूज करता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट प्लांट हो जाता है यूट्रस के अंदर। यूट्रस क्या है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बेबी का फॉर्मेशन होता है, उसको नरिशमेंट मिलता है मदर के अंदर, ठीक है। फिर होता है सर्विक्स। सर्विक्स क्या है, सर्विक्स ओपनिंग और क्लोजनिंग को कंट्रोल करता है यूट्रस की। अगर ये सर्विक्स क्लोज हो जाए तो यानी कि यूट्रस भी क्लोज हो जाएगा, और अगर ये ओपन हो जाए यानी कि यूट्रस भी ओपन हो जाएगा। वेजाइना क्या है, वेजाइना है आउटर ओपनिंग, 9 सेंटीमीटर लॉन्ग एक आउटर ओपनिंग होती है जो बॉडी से बाहर कनेक्ट करती है हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। अब एक बात बताइए, अगर ऐसे में क्या हुआ, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, क्योंकि हर महीने 24 घंटे का ऐसा समय होता है जब ये एग सेल यहाँ पर आकर के वेट करती है, हर महीने एक एग सेल निकलती है, एक बार इस महीने में, एक बार इस महीने में, ठीक है, एक बार इससे और एक बार इस वाली ओवरी से। अगर एग सेल फर्टिलाइज नहीं हुई तब क्या होगा, अगर एग सेल फर्टिलाइज नहीं हुई तो यूट्रस क्या करता है, यूट्रस हर महीने खुद को तैयार करता है कि अगर स्पर्म आएगा, फर्टिलाइज होगा तो बेबी के नरिशमेंट के लिए क्या करता है, यूट्रस अपनी लाइनिंग्स को मोटा कर लेता है, उसके अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। तो अगर एग सेल फर्टिलाइज नहीं हुई तो ये एग सेल सिंपल अपने आप अकेली ही यहाँ तक आएगी, और जब ये यूट्रस के पास आएगी तो यूट्रस को पता लगेगा कि ये एग सेल फर्टिलाइज नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, फिर होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होगा कि यूट्रस की जो लाइनिंग होंगी, जो मोटी हुई थी, वो क्या कहेंगी, ब्लड के साथ झड़ जाएंगी, शेड ऑफ हो जाएंगी, और साथ में जो हमारा अनफर्टिलाइज्ड ओवा है या एग है वो भी बाहर निकल जाएगा। अब इसमें एक बात आती है कि जो ओवास होते हैं मैच्योर होना स्टार्ट करते हैं एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। क्या ये लड़की के अंदर पहले से प्रेजेंट होता है, तो हाँ जी, ये जो होते हैं ये बर्थ के टाइम पर भी ये ओवास गर्ल के अंदर प्रेजेंट होते हैं बट इमेच्योर होते हैं। एट द एज ऑफ प्यूबर्टी जब ये ऑर्गन्स हमारे मैच्योर हो जाते हैं तब ओवास भी मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं, यानी कि बर्थ के टाइम से थाउजेंड्स ऑफ ओवास गर्ल के अंदर पहले से प्रेजेंट होते हैं, और बल्कि बात तक आते आते, प्यूबर्टी की एज तक आते आते वो कम हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। जब बच्चा यूट्रस के अंदर होता है तो उसको क्या होता है, उसको नरिशमेंट चाहिए होता है, यानी कि मदर से नरिशमेंट चाहिए होता है, तो इसलिए यूट्रस से कनेक्टेड यहाँ पे एक प्लेट बनती है। वो प्लेट क्या करती है, बच्चे से अपनी मदर को कनेक्ट करती है। इस प्लेट के थ्रू क्या होता है, इस प्लेट के थ्रू गैसेस का, ऑक्सीजन का, ब्लड का, हर चीज का एक्सचेंज होता है इसके थ्रू बच्चे के अंदर फूड जाता है, और उसका वेस्ट भी ब्लड के थ्रू ही आता है। वो कैसे आता है, क्योंकि इस प्लेसेंटा, इस प्लेट को बोला जाता है प्लेसेंटा। प्लेट होती है प्लेसेंटा, प्लेट से कनेक्टेड होती है कॉर्ड, जिसको बोला जाता है अम्बिकल कॉर्ड, जो आपके नाभि से कनेक्टेड होती है जब आप मदर के वूम्ब में होते हैं। तो अम्बिकल कॉर्ड के थ्रू ब्लड जाता है और ब्लड ही बाहर आता है, जो कि वेस्ट को लेकर के आता है और अपने जो न्यूट्रिशन होता है उसे बेबी के अंदर लेकर के जाता है। ये बात समझ में आ गई। अब जो प्लेसेंटा है उसके दो साइड है, एक तो वहां जिस तरफ एम्ब्रियो है और एक वो तरफ जो यूट्रस की साइड है, यानी कि मदर की साइड है। तो जो बेबी वाली साइड होती है उसमें बहुत सारे विलाई प्रेजेंट होते हैं। विलाई क्या होते हैं, विलाई होते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, और जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो यहाँ पे हर चीज का ट्रांसफर या फिर डिफ्यूजन और ज्यादा लेवल पर और ज्यादा अच्छी तरीके से हो पाता है। लास्ट टॉपिक जो है एसटीडीज, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। इसमें सबसे पहले आती है एड्स। एड्स क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। किसकी वजह से होती है, एचआईवी की वजह से, यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की वजह से। यही वायरस क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर आकर के हमारे इम्यून सिस्टम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से इंसान की मौत हो जाती है, और इसका कोई भी इलाज नहीं है, हमारे यहाँ कोई भी इलाज इसका अभी प्रेजेंट नहीं है। आगे आती है दो और डिजीज है जिनका नाम है गोनोरिया और सिफिलिस। ये है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये भी एसटीडीज है। ये क्या है, एड्स है वायरस के थ्रू फैलने वाली, लेकिन ये क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यानी कि बैक्टीरिया के थ्रू फैलने वाली डिजीज है। तो यहीं पर हमारे चैप्टर को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे।